हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी प्राइम टाइम। दोस्तों, कक्षा 8 की एनसीईआरटी भूगोल विषय हिंदी को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले दिनों कक्षा 9 की भूगोल विषय की एनसीईआरटी को हमने सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है और चूँकि क्लास 8 की एनसीईआरटी हमसे छूट गई थी, ऐसे में हम इसे पूरा करने के बाद में फिर क्लास 10 की एनसीईआरटी भूगोल विषय को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि हमारा रवैया रहा है कि किसी भी पाठ्य पुस्तक को स्टार्ट करने से पहले हम उसके कंटेंट रिव्यू को देखते हैं, एक बार कंटेंट लिस्ट को उसकी चेक करते हैं। तो एक बार हम इस पाठ्य पुस्तक के भी कंटेंट को देख लेते हैं कि इस पाठ्य पुस्तक से हमें क्या कुछ नया पढ़ने को मिलने वाला है, और इसके बाद में फिर पहले चैप्टर के साथ में हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट लिस्ट में सबसे पहला चैप्टर है संसाधन, जिसे हम आज पढ़ेंगे। इसमें मूल रूप से हमें संसाधनों के बारे में, मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, नवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में और तमाम महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। एकदम छोटा सा यह चैप्टर है। इसके बाद से फिर चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट होंगे, जिसमें भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खनिज और शक्ति संसाधन विश्व और भारत दोनों के परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में कृषि को एक संसाधन के रूप में, फिर उद्योग, और उसके बाद में चैप्टर 6 मानव संसाधन। तो छोटी सी ये पाठ्य पुस्तक है, लेकिन इसके चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 चैप्टर्स की यह पाठ्य पुस्तक है। सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर 1 से हमें क्या कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 संसाधन। तो दोस्तों, क्लास 8 की एनसीईआरटी का यह है पहला चैप्टर संसाधन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल, जैसा कि आपकी हमेशा से डिमांड रही है, डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दे रहा हूँ। वहाँ से आप इस चैप्टर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ुद से भी बाकी आगे तैयार कर सकते हैं। इस चैप्टर को वापस से रिव्यू करके पढ़ सकते हैं। दूसरे, अगर आप किसी अन्य अदर सोर्स से या यूट्यूब पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। सारी की सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, वहाँ से जा कर के आप उन सारी जगहों से हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये हो गई बात हमसे जुड़ने की। अब बात करते हैं हम चैप्टर 1 संसाधन के बारे में। क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी हिंदी का पहला चैप्टर है यह। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। समय भी लोगों की आवश्यकता से संबंधित है और प्रौद्योगिकी भी लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, और मानव स्वयं में भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे संसाधनों का भी विकास होता जाता है, और जैसे जैसे नई नई चीज़ों की खोज होती है, तो उनसे रिलेवेंट चीज़ों की भी और सारे नवीन आविष्कार होते रहते हैं। प्रौद्योगिकी शब्द का क्या अर्थ है? तो किसी कौशल को करने अथवा वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग है, उसका जो प्रयोग करना है, वो अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल को करने अथवा वस्तु को बनाने का जो नवीनतम अनुप्रयोग है, वही प्रौद्योगिकी कहलाता है। संसाधन के प्रकार, तो संसाधनों को हम दो प्रकार के से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन। देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या है। वे संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक से अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो जो नेचुरली हमें प्रोवाइड करते हैं, जो नेचर हमें देती है, जैसे वायु जिससे हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा एवं खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से दो भागों में फिर से हम बांट सकते हैं, जिसमें नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इनमें हम विभाजित कर सकते हैं। अब बात करते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को क्या करता है? प्रभावित करता है। हालांकि वह नवीकरणीय है, लेकिन उनके भंडार को प्रभावित करता है। जैसे जल, हमारे यहाँ पे हम देखते हैं पृथ्वी में इतना ज़्यादा जल है, लेकिन पेयजल की मात्रा घटती चली जा रही है। तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजन्स हैं। जो हम पानी नहीं बचा रहे हैं, हम जो जल संचय नहीं कर रहे हैं, और जो भूमिगत जल है, पीने योग्य जो जल है, उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं तमाम तरीक़ों से।
तो आज पेयजल का एक बड़ा संकट, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और कई कई तो पूरे देश के देश हैं जो जिन्हें पानी खरीदना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा गंभीर संकट है जिसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। हालांकि ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी देश के बड़े हिस्से, भारत में भी और दुनिया में भी बड़े बड़े हिस्से हैं जो जल की कमी से, जो पेयजल की कमी से जूझ रहे हैं आज। तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बड़े भागों में बहुत बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जिनका सीमित भंडार है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल नहीं है। तो इस प्रकार संसाधन नवीकरणीय कहलाता है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो ये जहाँ से खत्म हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे तो फिर ये खत्म ही हो जाएंगे पूरी तरीके से, फिर इन्हें बनने में हजारों हजार लाखों साल लगेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन दो कारकों की भिन्नता के कारण संसाधनों का वितरण भी कैसा है, आसमान है। तो हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज में बहुत सारा तेल पाया जाता है, तो वहीं अफ्रीका संसाधनों के मामले में सर्वाधिक तरीके से संपन्न है। तो अलग अलग तरीके से वितरण है। मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके यदि हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो वो जो संसाधन बनता है, उसके माध्यम से जो संसाधन बनता है, चीज़ें बनती हैं, वो मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अब मानव संसाधन क्या है, इससे हम देख लेते हैं। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक। योग्यता दो प्रकार की हो सकती है, व्यक्ति में मानसिक योग्यता हो सकती है और शारीरिक योग्यता हो सकती है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। तो ऐसे में मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है। इसीलिए मनुष्य, चूंकि प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अधिक संसाधनों का निर्माण करने में समर्थ लोगों के कौशल में सुधार करना क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब सतत पोषणीय विकास, जिसके बारे में आजकल बहुत सुनने में आता है, जिसे हम सतत विकास भी कहते हैं, क्या है देख लेते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं पूरी होती रहें, सतत पोषणीय अथवा सतत विकास कहलाता है। तो जो सतत पोषणीय विकास है, इसके बारे में बहुत सुनने में आता है और यह आजकल बड़ा रिलेवेंट वर्ड भी हो गया है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, कि जो चीज़ें हैं वो न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए हों बल्कि भविष्य के लिए भी हम संसाधन बचा कर रखें। ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती सतत पोषणीय विकास अथवा सतत विकास। तो ये हो गई बात सतत पोषणीय विकास की। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। मानव जीवन की गुणवत्ता को क्या करना? बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का क्या करना? संरक्षण करना। जैसे जैव विविधता संरक्षण पर इतने सारे काम किए जा रहे हैं आजकल, तो उसके थ्रू ही हम सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास दर को कम करना, अर्थात जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको अपनाना, उनके लिए सब्स्टिट्यूट ढूंढना। जैसे कि जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध जो तेल है, कोयला है, गैसेज हैं, हमें जल्द से जल्द इनके पूरक संसाधन ढूंढने होंगे, इनके सब्स्टिट्यूट ढूंढने होंगे, तभी हम इन्हें फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये संसाधन खत्म होते चले जाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए फिर चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। तो लोगों को भी इस हिसाब से उनको डेवलप करना ताकि वो भी अपने आसपास के पर्यावरण की देखभाल कर सके, उन्हें बचा करके रख सके। तो दोस्तों यह था पहला चैप्टर कक्षा 8 की एनसीईआरटी भूगोल विषय का। अब सब ने इस वीडियो को देख करके उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में फैक्ट रिलेटेड चीज़ें कमी है, बस थोड़े से संसाधन के बारे में कॉन्सेप्ट बताए गए। चूँकि यह पूरी की पूरी बुक ही संसाधन के ऊपर डिपेंड है, ऐसे में पहले चैप्टर में हमें सिर्फ संसाधनों के बारे में समझाने का प्रयास किया गया है क्लास 8 के लेवल के हिसाब से।
बाकी के जो सारे चैप्टर होंगे, अब इन इन कौन कौन से संसाधन हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा कैसा वितरण है, तो उसमें जहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर को देख करके संसाधनों के बारे में जो चीज़ें हैं उन्हें समझ लीजिए, देख लीजिए। और सतत विकास क्या है, सतत विकास की अवधारणा क्या है, और सतत विकास की अवधारणा का कैसे विकास हुआ, इस बारे में इंटरनेट से और जानकारी कलेक्ट करके पढ़िए। और आज के जो प्रश्न डिपेंड होंगे वो इस चैप्टर से कम और सतत विकास और अदर सोर्सेज से ज़्यादा डिपेंड होंगे। तो आप भी इस चैप्टर से जुड़ी चीज़ों को खंगालने की कोशिश कीजिए, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी की बुक से पढ़ने की कोशिश कीजिए। शाम तक हम फिर इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।